हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो कैसे हैं आप? आइए शुरुआत करते हैं मॉडर्न इंडिया सीरीज़ में एक और लेक्चर की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। राइट। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से मराठास का स्ट्रगल हुआ ब्रिटिशर्स के साथ में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें पढ़नी है मराठा स्टेट। अभी तक नहीं पढ़ा ना हमने मराठा स्टेट के बारे में। राइट। तो देखिए, मराठा स्टेट बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि किसके अंडर मराठास का उदय हुआ। ठीक है, कैसे कैसे मराठास की कॉन्फेडरेसी बनी, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिससे ब्रिटिशर्स मराठास के साथ वॉर में इन्वॉल्व हुए। ठीक है, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आइए मराठा स्टेट से। राइट, मैंने इसमें डेट डाली है 1674 से 1720। ठीक है, अब देखिए, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इस समय जब मुगल्स रूल कर रहे थे तो मुगल्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक वो मनसबदारी व्यवस्था जो होती थी, उसमें वो क्या करते थे, अपने ऑफिशियल्स को मनसब प्रदान करते थे, है ना। और उन मनसब्स को सैलरी देते थे जागीर्स के रूप में, जो जागीरदार फिर उनको बोल दिया जाता था। ठीक है, तो देखिए, ये जो शिवाजी थे ना, इनके फादर थे शाहजी भोंसले। ये बेसिकली एक जागीरदार थे पूना के मुगल्स टाइम पीरियड में। ठीक है, इनकी मदर का नाम था जीजाबाई। शिवाजी का जो जन्म हुआ वो 1627 में हुआ। कहाँ पर? शिवनेरी के दुर्ग में। ठीक है, अब देखिए 1637 में शिवाजी के जो फादर थे ये एक्सपायर हो गए और इनके ऊपर गार्जियनशिप आ गई इनके दादाजी की, जिनका नाम था कोंडदेव। ठीक है, 1647 में जब ये शिवाजी 20 साल के हो गए थे तो इन्होंने अपने जो फादर की जागीर थी उसका चार्ज एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने चार्ज एज्यूम करने के बाद में अपनी जो टेरिटरी थी उसको बढ़ाया और इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स को जीता, जैसे कि सिंहगढ़ का फोर्ट, रोहिंद और चाकन का फोर्ट, तोरन, पुरंदर का फोर्ट, राजगढ़ का फोर्ट, सूपा और पनहाला फोर्ट। ठीक है, देखिए 1659 में बीजापुर के रूलर थे आदिल शाह। ये बीजापुर कौन सा है? वही जो बहमनी किंगडम में से छोटी छोटी किंगडम्स बनी थी, उन्हीं में से एक थी बीजापुर। और उसमें कौन सी डायनेस्टी रूल किया करती थी? आदिल शाही डायनेस्टी। ठीक है, तो बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह। आदिल शाह ने किसको भेजा? अफजल खान को, शिवाजी को पनिश करने के लिए। जो ये शिवाजी अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा था ना, तो इसको पनिश करने के लिए भेजा आदिल शाह ने अफजल खान को। ठीक है, लेकिन शिवाजी इसकी कॉन्स्पिरेसी को समझ गए और शिवाजी ने इसी को मार दिया। राइट। 1660 में औरंगजेब ने भेजा सईस्ता खान को। ठीक है, सईस्ता खान कौन था? ये गवर्नर था उस समय दक्षिण वाले एरिया का। राइट, लेकिन शिवाजी ने इसको भी हरा दिया। ठीक है, 1665 में राजा जय सिंह, जो राजा थे कहाँ के? आम्बेर के, उनको अपॉइंट किया औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए। ठीक है, ये आप कह सकते हैं शिवाजी को मारने के लिए। अब शिवाजी को पकड़ तो लिया राजा जयसिंह ने, कहाँ पर? पुरंदर के किले में। ठीक है, वहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई इन दोनों के बीच में, जिसको ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं। इस ट्रीटी से काफ़ी नुकसान हुआ शिवाजी को, क्योंकि शिवाजी को अपनी टेरिटरी के कुछ पार्ट्स, ठीक है ना, मुगल्स को देने पड़े। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपसे अभी बोला कि आदिल शाह ने किसको भेजा? अफजल खान को। औरंगजेब ने किसको भेजा? सईस्ता खान को और राजा जयसिंह को। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सईस्ता खान को किस मुगल रूलर ने भेजा शिवाजी को डिफीट करने के लिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब देखिए 1674 में शिवाजी का राज तिलक कर दिया गया। शिवाजी वाज कोरोनेटेड। कहाँ पर? रायगढ़ के किले में। ठीक है, रायगढ़ उस समय कैपिटल था मराठा किंगडम की। राइट, और शिवाजी को उसके बाद कहा गया छत्रपति शिवाजी। ठीक है, अब देखिए, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए, शिवाजी का जो पूरा राज्य था उसको स्वराज्य कहते थे। इसको इन्होंने 3 प्रोविंसेस में बांटा हुआ था। राइट, प्रोविंसेस डिवाइडेड थे प्रांत में, और प्रांत किस में डिवाइड थे? परगनाज में। ठीक है, परगनाज किस में डिवाइड थे? विलेजेस में। और विलेजेस को हेड कौन करता था? पटेल। राइट, शिवाजी के
आप ये कह सकते हैं शिवाजी के कोर्ट में कुछ ऑफिशियल्स थे जिनको अष्टप्रधान कहा जाता है। 8 ऑफिशियल्स थे बेसिकली, ये सारा राजकाज का जो कार्य होता था उसे संभालते थे। ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि ये सभी इंडिपेंडेंटली रेस्पॉन्सिबल थे शिवाजी को। ठीक है, कलेक्टिवली ये काम नहीं करते थे, मतलब आप इनको मंत्री परिषद नहीं कह सकते हैं। ओके, जैसे आज के टाइम में होता है ना, मंत्री परिषद इकट्ठी रेस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए, ये वाला सिस्टम नहीं था। हर जो ऑफिशियल था, हर जो मंत्री था, वो इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल था शिवाजी को। ठीक है, अब देखिए कौन से थे ये। पेशवा जो पहला ऑफिशियल था या पहला मंत्री आप कह सकते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता था, प्रशासन व्यवस्था देखता था। ठीक है, इसी पद को बाद में बहुत ज़्यादा महत्ता दी जाने लगी और आप ये कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री के बराबर ये पद हो गया। ठीक है, दूसरा पद होता था अमात्य का, ये रेवेन्यू ऑफिसर होता था। तीसरा पद होता था वक्नवीस का, ये होम मिनिस्टर थे। ठीक है, चौथा पद होता था सुमंत का। ठीक है, ये होते थे फॉरेन मिनिस्टर। फिर एक और होते थे सचिव, ये रॉयल कोरेस्पोंडेंस का काम देखते थे। ठीक है, जितना भी जो राजगृह होता था उससे जो भी लेन देन होता था वो कार्य देखते थे ये। एक और ऑफिशियल थे सदर, ये रिलीजियस अफेयर्स के हेड होते थे। ठीक है, सेनापति मिलिट्री कमांडर होता था और न्यायाधीश ये जज होता था। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो थी उसको कठी बोलते थे, राइट। और लैंड रेवेन्यू कितना हुआ करता था, 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, जिसको बाद में 2/5 कर दिया गया। ये जो मराठेज थे, ये एक्चुअली इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थे, देखिए लैंड रेवेन्यू और कुछ ये टैक्स वसूलते थे। तो उन्हीं में से एक चौथ था, एक टैक्स था चौथ। ठीक है, ये 1/4 होता था प्रोड्यूस का उन लोगों से जो मराठास की रेड से बचना चाहते थे। ठीक है, एक्चुअली में मराठे जो है ना छापा मारते थे और इनकी जो पद्धति थी लड़ने की वो थी गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है कि आप किसी पर अटैक कर दो पीछे से, ठीक है, और अटैक करके चपत लगा के और फिर छिप जाओ, राइट। तो बड़े एक्सपर्ट होते थे मराठास जो थे, ठीक है ना, ये छापा मार पद्धति में। तो एक और टैक्स था सरदेशमुखी, ये 10% होता था उस लैंड पर जिसको मराठास हेरिडिटरी रूप से क्लेम करते थे, अपना राइट समझते थे। लेकिन ये जो लैंड होती थी ये मुगल्स के अंडर थी। ठीक है, 1680 में शिवाजी की मौत हो गई। ठीक है, उनके बाद जो मराठा स्टेट के नेक्स्ट जो रूलर थे वो थे संभाजी, जो शिवाजी के बड़े बेटे थे। ओके, शिवाजी के दोनों बेटे संभाजी और राजा राम में एक वॉर हुआ सक्सेशन के लिए, उसमें इनके बड़े वाले बेटे जीते और उसके बाद संभाजी बिकेम द नेक्स्ट रूलर। ठीक है, ये 1680 से 1689 तक इन्होंने मराठा किंगडम को रूल किया, राइट। देखिए, इन्होंने प्रोटेक्शन दी अकबर टू को, जो विद्रोही बेटा था किसका, औरंगजेब का। ठीक है, इसलिए संभाजी को मुगल्स के द्वारा पकड़ लिया गया और इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बने मराठा किंगडम के वो कौन थे, राजा राम। कब तक रहे, 1689 से 1700 तक। ठीक है, ये छोटा बेटा था शिवाजी का। तो 1689 में देखिए क्या हुआ, जब राजा राम रूलर बना, जो मुगल्स थे ना इन्होंने इन्वेड किया राजगढ़ को। ठीक है, और जो संभाजी की वाइफ थी और इनका बेटा था शाहू, ठीक है, उनको ये पकड़ कर ले गए। ठीक है, तो ये जो राजा राम था ना ये उस समय भाग गया, कहाँ पर, जिंजी में। देखिए कितना बहादुर रूलर था राजा राम, है ना, देख रहे हैं, मतलब अपनी भाभी और अपने भतीजे को छोड़कर भाग गया। ठीक है, इसने एक पोस्ट क्रिएट की प्रतिनिधि की, राइट। राजा राम जिस समय जिंजी में था तो मुगल्स ने फिर वहाँ अटैक किया 1698 में, तो ये जिंजी से आ गया सतारा। ठीक है, अब सतारा में 1700 में ये एक्सपायर हो गया, राइट। जब ये एक्सपायर हुआ राजा राम, तो इसका बेटा था शिवाजी टू, ये उस समय छोटा था। ठीक है, राजकाज संभालने लायक नहीं था, लेकिन इसी को रूलर डिक्लेयर किया गया। और रूल किया किसने, इसकी राजा राम की जो वाइफ थी ताराबाई ने। ठीक है, शिवाजी टू के नाम से ही। ओके, अब जो ताराबाई थी ये ठीक ठाक रूल कर रही थी। तो 1707 में क्या हुआ, देखिए औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, 1707 में। ठीक है, जब औरंगजेब एक्सपायर हुआ तो उसके एक या दो सक्सेसर्स के बाद में जो नेक्स्ट जो सक्सेसर आया वो था बहादुर शाह।
ठीक है, बहादुर शाह ने शाहू को रिलीज कर दिया, राइट। अब देखिए, एक लड़ाई होती है किसके बीच में, शाहू के बीच में और ताराबाई के बीच में। शाहू कौन है, शाहू है आपका सांबाजी का बेटा, ठीक है, और ताराबाई कौन है, राजा राम की वाइफ, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि ताराबाई शाहू की चाची थी, राइट। इनके बीच में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ खेड़ 1700 की। उस बैटल में क्या हुआ कि जो सतारा वाला जो एरिया था ना, उसको कंट्रोल कर लिया किसने, शाहू ने, ठीक है। और जो सदर्न टेरिटरी थी इनकी मराठास की, वो जो राजा राम के डिसेंडेंट थे उनके अंडर चलती रही, ठीक। अब देखिए शाहू के टाइम पीरियड में जो मराठास में जो एक मंत्री थे पेशवा की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। और जो मराठा किंगडम थी ना, ये भी एक एम्पायर में बदल गई, समझ रहे हैं, टेरिटरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, ठीक है। ये देखिए, ये मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये सभी मराठास की टेरिटरी है, राइट। इधर ये वाला जो, ये आप कह सकते हैं कि जो मिड 18th सेंचुरी वाला पीरियड था ना, मराठास तकरीबन यहाँ लाहौर तक पहुँच गए थे, ठीक है। तो देखिए, जिस समय शाहू रूलर थे, मराठा किंगडम के किंग थे, उस समय जो पहला पेशवा नियुक्त किया गया, किसको, बालाजी विश्वनाथ को, राइट। 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ पेशवा रहे, ठीक है। इन्होंने उस समय मुगल एम्परर के साथ में एग्रीमेंट कंक्लूड किया कि वो शाहू को, जो मराठास की किंगडम है, उसका रूलर, उसका किंग रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो मराठास की जो किंगडम थी वो एम्पायर बन चुकी थी, राइट। तो 1720 से और 1818 तक ये जो मराठा स्टेट थी ना, इसको अब आप कह सकते हैं ये अब मराठा कॉन्फेडरेसी बन गई। कॉन्फेडरेसी क्या होता है कि जब छोटे छोटी कुछ किंगडम्स मिल करके एक एग्रीमेंट बना लेती हैं कि भाई ठीक है, हम लोग सभी अब एक होकर जो भी कुछ करना एक साथ करेंगे, एक टू अटेन अ डेफिनेट एम, ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं कि अब जो है ना, मराठा किंगडम बन गई मराठा कॉन्फेडरेसी, राइट। और जो नेक्स्ट पेशवा थे, सेकंड पेशवा, ठीक है, वो कौन बने, बाजीराव वन। 1720 से 1740 तक ये पेशवा रहे, ठीक है। मराठास की जो पावर थी बाजीराव वन के अंडर, वो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी, ठीक है। मैंने आपको बताया मराठा जो थे, जो मराठा किंगडम थी वो एक कन्फेडरेसी में बदल चुकी थी। इसका मतलब था कि जो अलग अलग एरिया में जो फेमस फैमिलीज थी, उनके जो चीफ थे, ठीक है, उनको एक डेफिनेट टेरिटरी पर रूल करना अलाउ कर दिया गया, और ये भी उन्हें अलाउ कर दिया गया कि आप इस टेरिटरी को एक्सटेंड भी करेंगे, ठीक है। जैसे गायकवाड़ हुआ करते थे उस समय बड़ौदा में, राइट, भोंसले नागपुर में, ठीक है, सिंधियास ग्वालियर में, होलकर इंदौर में और पेशवास पुणे में। ये सभी मराठास के चीफ थे, ठीक है। तो ये जो एरियाज थे ये मराठास के अंदर थे, ठीक, मराठा जो टेरिटरी थी उसके अंडर आते थे। तो ये सभी जो टेरिटरीज थी, इन्होंने मिलकर निर्माण किया मराठा कॉन्फेडरेसी का, मराठा साम्राज्य का, राइट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नागपुर, इंदौर, बड़ौदा, ठीक है, इधर पूना आपका, राइट। ये सभी मराठास की टेरिटरी के अंदर ही था, ओके। अब देखिए, अब 1740 में बाजीराव की डेथ हो जाती है, ठीक है। और बाजीराव के बाद में जो नेक्स्ट पेशवा बना मराठा कॉन्फेडरेसी का, वो कौन था, बालाजी बाजीराव, ठीक है। पहले कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, दूसरे बाजीराव वन और तीसरे बालाजी बाजीराव। 1740 से 1761 तक रहे ये, और इनको पॉपुलरली हम लोग नाना साहिब के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1749 में जब शाहू की डेथ हो गई, तो शाहू को सक्सीड किया किसने, राजा राम टू ने। ये राजा राम टू बेसिकली अडॉप्टेड सन था, ठीक है, किसका, शाहू का, राइट। तो उस समय जितने भी स्टेट अफेयर्स थे वो किसके हाथ में आ गए, बालाजी बाजीराव के हाथ में, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत भी हुई 1761 में, जिसमें मराठे हार गए, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली से। अब उस बैटल के बाद ये जो बालाजी बाजीराव थे ये बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। 6 महीने के बाद इनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो चौथे जो पेशवा बने मराठा किंगडम के, मराठा कॉन्फेडरेसी के, वो थे कौन, माधवराव। कब से कब तक, 1761 से 1772 तक ये रहे। और इनके बाद जो नेक्स्ट पेशवा बने वो थे नारायण राव, 1772 से 1773।
अब देखिए, अब यहाँ पर बैकग्राउंड तैयार हो रहा है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का। हुआ क्या, देखिए 1772 ये वो ईयर है जब डुअल गवर्नमेंट थी। कहाँ पर? 1765 से 1772 डुअल गवर्नमेंट कहाँ थी? बंगाल में, ठीक है, जिसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने एंड किया था आकर, राइट। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या सोच रहे थे कि हम डुअल गवर्नमेंट मराठा में भी लागू करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो पेशवा थे नारायण राव, जब ये पेशवा बने माधव राव के बाद में, तो इनकी ये जो पेशवाशिप था ना, इसको अपोज किया इन्हीं के अंकल रघुनाथ राव ने, ठीक है, और कॉन्स्पिरेसी करके नारायण राव को इन्होंने मार दिया, राइट। अब जब इन्होंने नारायण राव को मार दिया तो 12 मराठा चीफ्स जो थे उनको लीड कौन कर रहे थे? नाना फडणवीस। इन्होंने नारायण राव के बहुत छोटा बेटा था, जिसे अब नवजात शिशु बोल सकते हैं, वो उसको नेक्स्ट पेशवा प्रोक्लेम कर दिया, ठीक है। रघुनाथ राव इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। इसने जाकर ब्रिटिशर्स के साथ में ट्रीटी साइन कर दी, ट्रीटी ऑफ सूरत, ठीक है। अब देखिए, इस ट्रीटी के अंदर इसने यही सब कुछ, इसने कुछ ब्रिटिशर्स को अपनी टेरिटरी कुछ दे दी, राइट, उनके कुछ सैनिक अपने अपने टेरिटरी में रख लिए, ठीक है। तो हुआ क्या, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, देखिए 1775 से 1782 जितने भी मराठा चीफ्स थे वो सभी अगेंस्ट हो गए रघुनाथ राव और कंपनी के, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने वॉर डिक्लेयर कर दिया सभी मराठा चीफ्स के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो हार गए, ठीक है, और एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में। अब इसके अकॉर्डिंग किया गया कि एक्सचेंज ऑफ वॉर प्रिजनर्स और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, जो भी कुछ एक दूसरे का हथिया लिया था वो वापस कर दिया गया, और जो रघुनाथ राव था उसको पेंशन दे दी गई, राइट। अब देखिए सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1806 टाइम पीरियड। 1798 में मैंने आपको बताया था लॉर्ड वेलेस्ली आया गवर्नर जनरल ब्रिटिश कंपनी का बनकर इंडिया में, ठीक है। अब लॉर्ड वेलेस्ली क्या था? ये इंपीरियलिस्ट था, राइट। ये एक ट्रीटी लेकर आया था, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लेकर आया था अपने साथ में, जो मैंने आपसे पहले वाले लेक्चर में बताई थी। क्या थी ये? कि ये लोग एक ट्रीटी साइन करते थे जो नेटिव रूलर थे उनके साथ में, कि भाई तुम हमारी कंपनी के कुछ बंदे और एक परमानेंट रेजिडेंट अपने कोर्ट में रखोगे, ठीक है। हमारी जो सेना होगी जो तुम्हारे कोर्ट में रहेगी और तुमको प्रोटेक्शन देगी, उसका खर्चा तुम उठाओगे, और तुम किसी भी यूरोपियन पावर से हमारी मर्जी के बगैर किसी तरह की ट्रीटी नहीं करोगे, ठीक है। कोई भी कहीं पर भी वॉर डिक्लेयर नहीं करोगे हमारी मर्जी के बगैर, कुछ इस तरह की शर्तें थी, ठीक है। अब लॉर्ड वेलेस्ली ने चाहा कि मराठास जो हैं वो साइन करें सब्सिडरी अलायंस, लेकिन मराठास ने मना कर दिया। तो देखिए अब क्या होता है। 1801 में बिट्ठू जी महाराज, ये कौन था बिट्ठू जी महाराज? ये जो जसवंत राय होलकर, जो होलकर चीफ थे, इनका छोटा भाई था, ठीक है। इसको मार दिया किसने? बाजीराव ने। बाजीराव कौन था? ये पेशवा था, ठीक है। तो देखिए अब जसवंत राव होलकर जो थे, इन्हें गुस्सा आया, इन्होंने पूना पर अटैक कर दिया, क्योंकि पूना में ही तो थे पेशवा, है ना। तो पूना पर अटैक कर दिया और इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये जो बाजीराव टू था, ये इसने जाकर सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन कर दी, ट्रीटी ऑफ बसीन के नाम से, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग इसने कुछ जो इंग्लिश सेना थी उसको अपने कोर्ट में रख लिया, राइट। अब इस बात से जितने भी मराठा चीफ्स थे उन्हें गुस्सा आया और वो सब एक होकर उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया कंपनी पर, लेकिन ये कंप्लीटली कलेक्टिवली डिफीट हो गए, ठीक है। उसके बाद इन सब ने अलग अलग ट्रीटी, सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन की ब्रिटिशर्स के साथ में, जैसे कि ट्रीटी ऑफ देवगांव, ये भोंसले जो थे उन्होंने साइन की। ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव, ये सिंधियाज ने साइन की, ठीक है। अब देखिए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1819, राइट। इस समय कंपनी का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। देखिए अब जब ये जो सब्सिडरी अलायंस इन मराठा चीफ्स ने साइन कर दी कंपनी के साथ में, तो कंपनी ने इन पर रिजिड कंट्रोल, इन पर जो कंट्रोल था ना अपना, बहुत टाइट कर दिया, जो कंपनी का रेजिडेंट था राजा के कोर्ट में, ठीक है। मतलब उस समय कुछ पिंडारीज हुआ करते थे जो लूटते थे लोगों को। तो ब्रिटिशर्स ने ये आरोप लगाया कि जो मराठा चीफ है ना, ये मराठा जो है ये उनको संरक्षण दे रहे हैं हमारे खिलाफ, पिंडारीज को, ठीक है। तो अब फिर से देखिए
जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बढ़ गया मराठास पर, तो बाजीराव टू, जिसने सबसे पहले जाके सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन की थी ब्रिटिशर्स के साथ में, उसने सोचा कि यार एक बार फिर लड़ लेते हैं इनसे। तो वो सभी मराठा चीफ्स के साथ में इकट्ठा होकर इन्होंने फिर से ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर किया, राइट। फिर से मराठास डिफीट हुए, ठीक है, और ब्रिटिशर्स की जो सुप्रीमेसी थी महाराष्ट्र में वो एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। अब जो ये जो इनकी टेरिटरी थी ये किसके अंडर आ गई? ब्रिटिशर्स के अंदर, राइट। ये देखिए कुछ रीजंस हैं कि मराठे क्यों हारे। संगठित थे, टेरिटरी भी अच्छी खासी थी, तो फिर हार क्यों गए ये देखिए। पहली जो इसका रीज़न आप कह सकते हैं ये थे वर्थलेस रूलर्स, है ना। जो बाद के जो रूलर्स हुए, ये बाजीराव टू, देख रहे हैं आप, जाकर खुद ही सब्सिडरी अलायंस साइन कर दी। क्या कहेंगे ऐसे रूलर्स को आप? क्या रूल करने लायक थे? ठीक है, तो जब ऐसे रूलर होंगे तो कोई भी जो साम्राज्य है उसका पतन होना निश्चित होता है, राइट। दूसरा जो फैक्टर आप इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, लूज पॉलिटिकल सेटअप, ठीक है। मतलब आपस में लड़ते रहते थे ये जो मराठास जो चीफ थे, ये आपस में लड़ते रहते थे। कहने को तो एक थे, इन्होंने कन्फेडरेसी बनाई, लेकिन ये लोग खुद पावर ऑक्यूपाई करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, है ना। तीसरा इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम, ये मराठास थे जो ये नो डाउट ब्रेव तो थे, ठीक है, स्किल्ड भी थे, जो छापामार पद्धति थी उसमें बहुत अच्छे से लड़ते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स का जो मिलिट्री का डिसिप्लिन था, जो उनकी ट्रेनिंग थी, जो उनके आप कह सकते हैं वेपन्स थे, उनके आगे तो मराठास के जो वेपन्स थे, जो उनका डिसिप्लिन था, वो कुछ भी नहीं था, है ना। चौथी चीज़, अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। जो मराठास का जो सोर्स ऑफ इनकम था, क्या करते थे? टैक्स लेते थे, ठीक है, मतलब कोई रेगुलर वाली चीज़ नहीं थी, है ना। जबकि अगर आप ब्रिटिशर्स का देखें तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका था, वहाँ पर बैंक एस्टेब्लिश हो चुके थे, ठीक है। एक देखिए, एक और इंग्लिश डिप्लोमेसी, बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, है ना। जरा भी इन्हें जहाँ मौका मिलता था ये तुरंत इंटरफेयर करते थे लोकल पॉलिटिक्स में, और फिर एक रूलर का साथ देते थे, दूसरे के अगेंस्ट लड़ते थे, ठीक है। फिर जीती हुई टेरिटरी में से थोड़ी खुद रख लेते थे, और जो जीता हुआ जो वो रूलर होता था जिसका इन्होंने साथ दिया, कुछ उससे ले लेते थे, है ना। तो इंग्लिश जो थे वो डिप्लोमेट भी काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप कह सकते हैं लैक ऑफ फारसाइट। हमारे जो रूलर्स थे उनमें दूरदर्शिता की कमी थी, है ना। वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ, अपने ही भाइयों के खिलाफ, हम लोग बाहर के किसी थर्ड पर्सन को एंट्री दे रहे हैं, है ना। तो ये कुछ रीजंस थे मराठास की डिफीट के, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।